नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रेवाड़ी से है, जहां 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से जनता संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के सेक्टर 12 में 3 एकड़ में बस स्टैंड बनने का पीडब्ल्यूडी की ओर से नक्शा बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनेगा। तो सरकार की नीतियों पर जैसा मित्रों आपको पहले से ही जानकारी मैंने दी है कि जन संवाद के कार्यक्रम ये मेरे चल रहे हैं और छठा राउंड ये आज पूरा हुआ है। हर राउंड में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम बनता है, जिसमें 2 जिले तो कंप्लीट हो गए हैं, एक महेंद्रगढ़ जिला और एक पलवल जिला। बाकी जिलों में 2-2, 3-3 विधानसभाएं करके और जिले भी टच हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ जिले कंप्लीट होते जाएंगे, कुछ पार्ट चलते रहेंगे। उन सब में मेरा जो काम, जो बातचीत करने का प्रकार आपने देख ही लिया है प्रत्यक्ष। हमने जो आज तक किया है, जनता से पूछते हैं जनता कितनी उसमें संतुष्ट है। हमारी सब नीतियां जनता से पूछने के बाद हमको लगता है कि हमने अच्छी नीतियां बनाई हैं और उसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। मुख्य रूप से सरकारी योजनाएं उनके डोर स्टेप तक पहुंचे, उसके लिए उनको भागदौड़ न करनी पड़े, उनको सरकारी दफ्तरों में जाकर न काटने पड़े। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी शर्मा, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि लगातार जनसंवाद कर रहे हैं सीएम, और ऐसे में जनता का क्या फीडबैक है जनसंवाद को लेकर? देखिए श्रावणी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये छठा जनसंवाद कार्यक्रम था। हालांकि जुलाई के दौरान और मई के 15 मई के बाद और जुलाई के दौरान ये जो उनके जनसंवाद के कार्यक्रम बन रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा जैसे जिलों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना 3 दिवसीय जो जनसंवाद का कार्यक्रम कर चुके थे। और अब रविवार को उनका जो छठा जनसंवाद कार्यक्रम था वो रेवाड़ी में किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन तमाम इलाकों की समस्याएं सुनते हैं, साथ ही केंद्र और हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं उन इलाकों में जारी हैं उनकी समीक्षा भी करते हैं और उनमें अगर कोई कमी है तो उनको जल्द से जल्द पूरा करने के जो है निर्देश भी देते हैं। कल जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो रेवाड़ी दौरा खत्म हुआ तो उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद कहा है कि उनकी सरकार की योजनाओं से जनता जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट है और जो जो जरूरत लोगों की है उन सब की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। सरकार जनहित के हर कार्य करेगी। जाहिर सी बात है अगले साल रशिया विधानसभा के चुनाव होने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जाता है सरकार अपने आखिरी जो है गियर में पहुंच चुकी है और अब विकास कार्य करवाए जाएंगे। जिस तरीके से अगर हम रेवाड़ी की कल की बात करें तो रेवाड़ी में लंबे समय से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बनाने की जो एक मांग थी वो कल मुख्यमंत्री ने जो पूरी कर दी। इसके अलावा एक बस स्टैंड बनाने की भी जो इसी इलाके की मांग थी वो भी एक लंबे समय से लंबित चल रही थी, तो इसको भी कल पूरा कर दिया गया। तो कुल मिला के माना जा सकता है कि सरकार चुनाव को लेकर अपने आखिरी जो फुल टॉप गियर बोलते हैं उसमें जो सरकार पहुंच गई है। और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अगला जो जनसंवाद का कार्यक्रम होगा उसमें फिर कोई बड़ी घोषणा होगी। हम आपको कुरुक्षेत्र की बात करें तो तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो पेंशन को लेकर जो सीमा 2 लाख रुपये आय सीमा जो सालाना 1,80,000 रुपये तक थी उसको बढ़ाकर 3 लाख किया गया था। और अगर हम कल रेवाड़ी जिले के संवाद कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बढ़ा हुआ पानी का बिल था 15% के आसपास जो बढ़ोतरी की गई थी उसके जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो है वापस करें। इसके अलावा बिजली के जो बकाया बिल थे जो आर्थिक श्रेणी के समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर से पेनल्टी जो माफ कर दिया गया, उनको काफी राहत दी गई है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है इस तरह के काफी जो है और कदम देखने को भी मिल सकते हैं। और अगस्त के जो आखिरी सप्ताह के अंदर हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भी आना है तो उसमें भी कुछ बड़ी जो घोषणाएं या कुछ ऐसे कानून पास हो सकते हैं जो चुनाव के लिए जिससे सरकार के लिए अच्छे हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए चुनाव में बहुत ही कम समय बाकी है और ऐसे में लगातार जनसंवाद कार्यक्रम सीएम द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ओपी बीते दिनों हमने देखा था कि कई जगह पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सीएम को थोड़ा बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार
क्योंकि दूसरा फेज जनसंवाद शुरू हो चुका है और ऐसे में इस बार किस तरीके के रिएक्शंस जो है मिल रहे हैं, क्योंकि सीएम ने साफ कहा है कि जनता जो है सरकार की जो योजना है उससे संतुष्ट है। देखिए श्रावणी, अगर हम विरोध की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो सबसे ज्यादा विरोध देखा गया था वो सिरसा दौड़ के ऊपर जो है वो देखा गया था। ठीक है, करीबन 3.25 करोड़ की आबादी का एक स्टेट हरियाणा है जहां पर सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कुछ लोगों की जरूरतों के हिसाब से शायद सरकार अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, उनका जो है विरोध किया गया। और साथ ही अगर हम सिरसा दौरे में जो कुछ हुआ था उसकी बात माने तो जो सरकार का जो पक्ष है, जो बीजेपी का पक्ष है, उसके हिसाब से जो शोर शराबा या हल्ला गुल्ला करने वाले लोग थे वो आम आदमी पार्टी से संबंधित बताए जा रहे हैं। और जो सरकार और पार्टी आरोप है कि कहीं ना कहीं ये लोग एक एजेंडे के तहत अपनी पार्टी के हित को लेकर ये वहां विरोध प्रदर्शन के लिए जो है पहुंचे थे। लेकिन हाँ, ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार नाकाम भी रही है कुछ मुद्दों के ऊपर, क्योंकि आमतौर पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन और सभी की जरूरतों को एक तरह से क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। एक कॉमन इंटरेस्ट की जो जरूरतें या समस्याएं होती है उन्हीं के ऊपर काम किया जा सकता है। तो विरोध हुआ और होना भी चाहिए, लोकतंत्र है, मतदाताओं को अपना सरकार का विरोध करने का अधिकार भी होता है, वो विरोध कर सकते हैं। जी बिल्कुल ओपी, क्योंकि देखिए चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, जनसंवाद किया जा रहा है जिसमें सीएम खुद लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की कितनी तैयारी फिलहाल प्रदेश में देखी जा रही है? देखिए सलोनी, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन एक स्कैटर ढंग से कर रहा है। कहीं ना कहीं हरियाणा की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है और कांग्रेस के अंदर जो है वो छड़े बने हुए हैं। एक तरफ तो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो है वो विपक्ष आपके समक्ष और हाथ से जोड़ो हाथ जो राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नेशन वाइड प्रोग्राम है उसके तहत वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर उन्हीं के पार्टी के कुछ नेताओं की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, ये तमाम जो दूसरा गुट है, ये तिकड़ी जो एक ट्रिनिटी और सेकंड ग्रुप जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं अपने पैरेलल जो है वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रहा है। हालांकि सरकार के एंगल से दोनों ही वार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में एकजुटता कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक अहम रोल है। अगर मैं संसद के अंदर बताना चाहूँ तो प्रधानमंत्री के बाद जो हमारा सबसे बड़ा प्रोटोकॉल, प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर अगर प्रोटोकॉल में कोई बड़ा नेता आता तो वो नेता विपक्ष होता है। मतलब प्रधानमंत्री के बाद उनका प्रोटोकॉल दूसरे नंबर का होता है। तो हमारे जो संविधान के अंदर ही विपक्ष को एक अहम जो है वो पोजीशन दी गई है और वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर नियंत्रण रखना, सरकार की योजनाओं में कमियां हैं उनको उठाना, ताकि जो है वो जनता को ज्यादा जैसे जाए। दूसरा एक नेचुरल जस्टिस ये भी है कि अगर विपक्ष सरकार की तारीफ करेगा तो शायद वो सत्ता में नहीं आ पाएगा, इसलिए वो अपने ढंग से अपनी तैयारियां करती है, सरकार अपने ढंग से तैयारी करते हैं। लेकिन हमारे देश में किसी के कहने से या किसी का आरोप लगाने से इतना कुछ नहीं होता। जब तक मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर बदलाव या फिर उसी व्यवस्था को बरकरार रखने का जो है वो मन नहीं बनाता है, तब तक कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता लोकतंत्र। ठीक है ओपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसून के समय की आम परेशानी होती है आंख आना, यानी कि जिसे आई फ्लू कहते हैं। ये तकलीफ आंखों के लाल होने से शुरू होती है और उसके साथ आंख में खुजली, चुभन और कई बार सूजन भी आ जाती है। आई फ्लू, जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, उसके होने की 3 अलग अलग वजह भी हो सकती है। आई फ्लू बैक्टीरियल भी होता है, इसके अलावा आई फ्लू वायरस से भी आई फ्लू होता है और वहीं किसी किसी को इस मौसम में एलर्जी के चलते भी आई फ्लू हो जाता है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर कैंचुक मारवा हमारे साथ नेत्र विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कैंचुक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि लगातार प्रदेशों में, जिले भर में देखा जा रहा है कि आई फ्लू की समस्या जो है बढ़ रही है,
ऐसे में क्या कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से आई फ्लू की समस्या जो है लोगों में फिलहाल देखी जा रही है? नमस्कार, डॉक्टर मारवा दिस साइड। तो ये जो आपने कहा कि आई फ्लू क्यों बढ़ रहा है तेजी से, इसका कारण नहीं कह सकते। बारिशों में देखा जाता है कि आई फ्लू बढ़ जाता है क्योंकि हम बारिशों में संक्रमण, क्योंकि पानी के थ्रू एक तरह से आंख का जो फ्लूइड है, जो इन्फेक्टिव फ्लूइड है, हम कहीं टच करते हैं, वही फ्लूइड में हम अपनी आंखों में दोबारा टच करते हैं तो उससे हो जाता है। तो इस कारणवश ज्यादा आई फ्लू की जो पेशेंट है ज्यादा देखे जा रहे हैं और इस वक्त बहुत बड़े दर से आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर कैंशुक, क्योंकि लगातार केसेस में बढ़त देखी जा रही है, डॉक्टरों द्वारा अपील की जा रही है सावधानी बरते, जागरूक रहे, लेकिन क्या एक कारण लापरवाही भी मानी जा सकती है? लापरवाही तो मैं नहीं कहूंगा, ये है कि हमें लोगों को ये मैसेज भेजना है कि लोग अपना हाइजीन का इस वक्त ज्यादा ख्याल रखें। कंजक्टिवाइटिस ही नहीं, वाटर बॉर्न डिजीजेज जो सी होती हैं, वायरल है, ये सब क्योंकि बारिशों के मौसम में ज्यादा होने का चांस है, तो इसलिए हाथ अपना निरंतर धोते रहें। एक सैनिटाइजर अपने पास रखें, बच्चों को भी थोड़ा सा सैनिटाइजर दें। अब हैंड सोप जैसे आते हैं, पेपर सोप्स आते हैं, वो बच्चों के बैग में डाल के भेजें सो दैट कि बच्चों को भी सेंसिटाइज करा जाए कि वो हैंड वॉश करें। इवन जो घर पे आपके जो भी घर वाले बाहर जाते हैं और वापस घर आते हैं तो उनको हैंड वॉश के लिए बार बार सामने से कहें कि हाइजीन का ख्याल रखना है, स्पेशली क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेज भी बहुत फैल रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो घर पे पानी उबाल के उसको ठंडा करके वो पिएं एंड साथ में जो बाहर की चीजों का जो सेवन है वो कम करें। अगर बाहर से कुछ मंगाते हैं उसको अच्छे से रीहीट करके ही खाएं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि आई फ्लू लगातार फैल रहा है और ऐसे में लोगों में आई इन्फेक्शन की भी समस्या देखी जाती है, लेकिन कई बार लोग जो है आम आई इन्फेक्शन को आई फ्लू के तौर पर भी ले लेते हैं, समझ लेते हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच में अंतर कैसे देखा जाए, डिफ्रेंशिएट कैसे करें? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त क्योंकि आई फ्लू फैला हुआ है तो कोई भी रेड आई जो है लोग मान लेंगे कि ये इन्फेक्शन है। अगर आपकी रोशनी में जरा आप दोनों आंखें बंद करके देखें, अगर आपको लगता है कि आपकी रोशनी भी कम हो रही है, विजन डाउन जा रही है, रोशनी उस आंख में कम हो रही है, तो तुरंत एक रेड फ्लैग साइन है कि डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। क्योंकि रोशनी कम होने का मतलब है कि कोई और बीमारी भी हो सकती है, जैसे यूवियाइटिस होता है, आइरोडोसाइक्लाइटिस होता है, पीछे की रेटिना की बीमारी है, तो कई बार इनमें भी रेडनेस देखी जाती है। तो इस वक्त मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर रेडनेस है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। इवन गवर्नमेंट का भी ये निर्देश है कि केमिस्ट से दवाई ना लें, डॉक्टर से परामर्श करके ही अपना जो सा है ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर कैंशुक, क्योंकि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि आई फ्लू है या फिर आई इन्फेक्शन है तो केमिस्ट के पास चले जाते हैं, कोई आई ड्रॉप लेकर आते हैं और आई ड्रॉप पे इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ये लगता है कि इससे उनकी आंखें जो है ठीक हो जाएगी, लेकिन कई बार इसका इम्पैक्ट जो है खराब पड़ता है और इसके नतीजे जो है वो अंत में इसका नुकसान जो है लोगों को पड़ता है, आम जनता को पड़ता है। ऐसे में हमारे दर्शकों को आप सलाह दें कि केमिस्ट के पास ना जाए और कोई भी दवाई ना उठाकर लेकर आए और डॉक्टरों से डॉक्टरों के पास जाए और उनसे ही इलाज कराए। हाँ जी, यही एक्चुअली गवर्नमेंट का भी डायरेक्टिव यही है। गवर्नमेंट ने इसके नोटिस निकाले हुए हैं। बेसिकली क्या होता है, हमें ओवर द काउंटर मेडिसिन तो दी जाती हैं, बट कई बार जैसे लोग हैं डेक्सा जिसपे DX लिखा होता है, उसमें स्टेरॉइड होता है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो स्टेरॉइड वाली दवाइयां हैं वो अपने आप ना डालें। हमने कोविड के टाइम पे भी देखा कि स्टेरॉइड अपने आप डॉक्टर की निगरानी में फायदेमंद है, बट अपने आप कोई गलत डोजेज डाल ली या उसका कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए हम ये कहते हैं हरदम कि डॉक्टर की निगरानी में ही मेडिसिन डालें तो सबसे अच्छा। बिल्कुल डॉक्टर कैंशुक, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशानी कि अगर आई फ्लू हो जाता है तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या इससे जो आई विजन है उस पर भी असर पड़ेगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि आई फ्लू की वजह से आई फ्लू एक सेल्फ लिमिटिंग
एक अपने आप 5-6 दिन में वायरल बुखार जैसा है जो अपने आप 6 दिन में ठीक हो जाने का पूरी संभावना है। तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन, 7 दिन। तो ये है कि इसके आफ्टर इफेक्ट नहीं होते, बट जितने टाइम वो होता है, आई फ्लू आई रेड होती है क्योंकि कंजेक्टिवा जो व्हाइट पार्ट है सूजा होता है, इसकी वजह से आंख में पानी आना, अनकंफर्टेबल फील होना, आंख खोल ना पाना, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई नहीं कर पाना, कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ पाना, ये सब दिक्कतें होती हैं। ठीक है डॉक्टर केंचुक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर फरीदाबाद से है, जहां आजाद नगर के रहने वाले लोग पिछले 1 साल से पीने के पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। हालांकि कई बार पानी की समस्या को लेकर आजाद नगर के लोगों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से गुहार भी लगाई। बावजूद इसके अभी तक उन्हें सही तरीके से पानी नहीं मिल पाया और मंत्री से गुहार लगाने के पश्चात भी 2 से 4 दिन तक कॉलोनी में पानी आता है और फिर उसके बाद पानी बंद हो जाता है। वही पानी समस्या के चलते आजाद नगर के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सभी लोग कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे और मंत्री के समक्ष पानी को लेकर अपनी समस्याएं रखी। और इसी बीच अल्टीमेटम देते हुए लोगों ने कहा है कि इस बार पानी नहीं मिला तो अगली बार कार्यालय के बाहर धरना देंगे। वहीं आजाद नगर के लोगों की समस्याओं पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि हाल ही में यमुना में आई बाढ़ के चलते रानी बेल के पाइप टूट चुके हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। अक्टूबर के महीने तक सभी कॉलोनी के सेक्टरों में पानी की पूर्ति कर दी जाएगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को हमारे सामने फोन किया और उनसे बात करके हमसे वादा किया कि आपको कम से कम 1 घंटा रोज पानी आएगा। आजाद नगर बस्ती में 1 घंटा रोजाना पानी आएगा। उसके बाद में 8 दिन तक पानी आया। 8 दिन तक जो उन्होंने बात बोली थी, 8 दिन तक 1 घंटा रोज पानी आया। लोग खुश थे कि चलो 1 घंटा आ रहा है, 1 घंटे में हम काम चला लेंगे। उसके बाद पानी आना बंद हो गया। बहुत लंबे समय से पानी की समस्या जो थी कि जहाँ यमुना में पानी आया, यमुना के एक लाइन नंबर की पाइप टूट चुकी और बिजली के खंभे भी गिर चुके थे, उसमें थोड़ा समय लगा, पर पानी परसों भी इनके पास फ्राइडे को शुक्रवार को मिला और आज शाम तक रहने वाली लाइन ठीक हो जाएगी और जल्दी से जल्दी जो रहने वाली जो लाइन नंबर 1 है उससे जो पानी के हमने टैंकरों की व्यवस्था की है, हमने ट्यूबवेलों से व्यवस्था की है, पर इनसे व्यवस्था पूरी हो नहीं पाती। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्योंकि पेयजल संकट से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है? खराबी देखिए, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर फरीदाबाद में सुविधाओं की बात की जाए तो सुविधाएं को जो सिर्फ है वो सिर्फ नाम की है। किसी तरीके से कोई यहाँ पर लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, किसी तरीके से कोई लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। चाहे वो पानी की बात की जाए तो पानी को लेकर के जिस तरीके से पानी लगातार 1 साल से जो है वो चक्कर काट रहे हैं आजाद नगर कॉलोनी के। उन्होंने कहा है कि हम 1 साल से चक्कर काट रहे हैं नगर निगम के अधिकारियों के, प्रशासन के पास, चाहे वो प्रतिनिधि पार्षद हो उसके पास लगातार वो चक्कर काटते रहे, चाहे वो एक होकर के यानी कि आजाद कॉलोनी के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा होकर के कई बार यहाँ पर नगर निगम और प्रतिनिधि पार्षद जो है उनसे जो है कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई समाधान लोगों को यहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक फिर से इकट्ठा होकर के वो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के पास पहुंचे, जो उन्होंने जो है वहां पर उनके सामने ही जो है अधिकारियों पर फोन लगाकर उनको फटकार लगाते हुए यहाँ पर पानी देने की बात कही गई। लेकिन इसके चलते जब उन्होंने फटकार यहाँ पर लगाते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें फटकार लगाई तो उनको जो है 3 से 4 दिन लगातार सही सुचारू रूप से पानी जो है लगातार मिलता रहा। लेकिन इसके बावजूद 4-5 दिन बाद ही जो है जिस तरीके से पहले स्थितियां हो गई थी उसी तरीके से फिर परिस्थितियां वहां पर उसी तरीके से तस की तस बनती चली गई है। तो उसके चलते फिर जो है उन्होंने इकट्ठा होकर के आदर्श नगर कॉलोनी, आजाद नगर कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी करी और उसके साथ ही मूलचंद शर्मा के खिलाफ यहाँ पर
नारेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें किसी तरीके की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। पानी की बात की जाए तो पानी को लेकर के उन्होंने 1 साल से वो लगातार चक्कर यहाँ पर काटते आ रहे हैं और उनको पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा। वो मजबूर है पानी खरीद कर नहाने को लेकर के, पानी खरीद कर पीने को लेकर के यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर जो दिनचर्या है पानी की उनको लेकर के वो यहाँ पर खरीद कर ही अपनी आपूर्ति जो जनजीवन है उनको गुजारा कर रहे हैं। ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैथल जिला वुशु एसोसिएशन के सचिव और प्राइवेट कोच दीपक लॉट के विरुद्ध महिला खिलाड़ी ने यौन शोषण का दूसरा केस दर्ज करवाया, जिस बीच शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला खिलाड़ी ने कोच द्वारा उसके साथ शारीरिक शोषण करने के आरोप में कैथल महिला थाना में शिकायत की थी, जिस पर देर रात मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़िता द्वारा शिकायत में बताया गया कि वह करीब 5 साल से वुशु की खिलाड़ी है और आरोपित प्राइवेट कोच दीपक लोट के पास अभ्यास करती थी और जनवरी 2023 में आरोपित उसे एक प्राइवेट स्कूल में चल रहे उसके खेल सेंटर पर लेकर गया था, जहां आरोपित ने अन्य खिलाड़ियों को हॉल में भेज दिया और उसे अपने पास बिठा लिया। उसके बाद आरोपित कोच ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। मामला ये है कि मैं 5 साल से वुशु की खिलाड़ी रही हूँ और जो दीपक लोट है हमारे वुशु के प्राइवेट कोच हैं, वो हमें अपने सेंटर में वहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सरी है उनकी वहाँ पर ले जाके हमसे मेरे को अकेले में बिठा के ऐसे गंदी शारीरिक ऐसी शोषण करते थे। वो मानसिक तौर पे गंदी गंदी बातें करना मेरे को उस चीज़ के लिए मतलब उकसाना उन्हें बहुत ज़्यादा कर दिया था, जिस बात का मेरे पास रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग हम मीडिया को भी देंगे, इसकी कुछ क्लिप सुनाएंगे। कल हमारे महिला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आई थी और कुछ महिला खिलाड़ियों की तरफ से, और उसमें से एक पर्टिकुलर एक अलग से है जिसमें ये वुशु खेल है जिसको जूडो भी शायद बोलते हैं, उसमें एक कंप्लेन हमें प्राप्त हुई जिसकी हमने तुरंत FIR दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है और इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है हमारे SP श्री अभिषेक जोरवाल की तरफ से। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले पर, क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कैथल का ये मामला है। जो कोच है जो खिलाड़ी के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करने को लेकर 1 हफ्ते के अंदर उसी कोच के ऊपर 2 शोषण के मामले दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर 2 खिलाड़ी है काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि खिलाड़ियों को ब्लैकमेल करने का काम कोच द्वारा लगातार किया जाता था। बता दूं कि वुशु जो कोच है लगभग 22 साल से उस कोच के साथ थी, जो कोच उससे लगातार 22 साल से शोषण करता आ रहा था। लेकिन जब कोच द्वारा प्रमोशन के लिए, जब खिलाड़ी की प्रमोशन के लिए कोच उनको बोलता है कि अगर आपको प्रमोट होना है तो गलत हरकतें कोच उसके साथ करने लगा, तब जाकर उन्होंने पुलिस थाने में जाकर के एक शिकायत 1 हफ्ते पहले दी थी, जिसके ऊपर कोच के ऊपर शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ था। वही देर रात भी एक और मुकदमा कोच के ऊपर दर्ज किया गया है और जिसके ऊपर SP द्वारा कठोर फैसला लिया गया है और एक 3 DSPओं की टीम गठित की गई है। 2 टीम लगातार जो कोच है उसके बयान दर्ज करेगी और जो खिलाड़ी महिला खिलाड़ी है उनकी भी जांच की जाएगी। ठीक है मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Faster must be true.